हेलो स्टूडेंट्स, आज आप फोटो देख रहे हो, फोटो तो मिली नहीं। डोंट वरी, आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, कुछ ट्रिक्स करेंगे जिससे हम फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स आसानी से कर सकें सॉल्व। दूसरा कुछ पॉइंट्स बताऊंगा मैं जो अलग अलग एग्जाम में आपको काम आएंगे, आप जल्दी न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे। बट पिछले जो लेक्चर सुपरपोजिशन में मैंने एक न्यूमेरिकल छोड़ा था, तो मे भी काफ़ी स्टूडेंट्स ने आंसर भी दिया, एक दो स्टूडेंट ने आंसर दिया वो कि गलत है। तो हम बात करेंगे हेक्सागन। क्वेश्चन था कि हेक्सागन है, राइट, और रेगुलर हेक्सागन है। हमें बताना था कि इस चार्ज पर इन सब की वजह से फोर्स कितनी लगेगी, यह हमें बताना था। तो तुमको एक बात तो रेगुलर हेक्सागन का मतलब पता है ना, साइड्स बराबर है, ठीक है। तो फोर्स F इजिकल टू के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, मतलब हम इसी की टर्म्स में बात करेंगे, फोर्स की टर्म्स में बात करेंगे। तो अगर ये चार्ज है, इसके ऊपर फोर्सेस देखेंगे कहां कहां से लगेगी। एक यहां से लगेगी, ये फोर्स लगाएगा, ये फोर्स लगाएगा, चार्ज रिपल्सिव फोर्स, ये सारे फोर्स लगाएंगे। बट हेक्सागन में सबसे पहले एक चीज समझने वाली है कि ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ये 2r है, ये वाला जिस डिस्टेंस है ये √3r है। अब ये कैसे है, ये मैथमेटिकल पार्ट आ गया। और अगर आप जानना चाहते हो कि ये कैसे आया डिस्टेंस, ये एंगल कैसे आया, तो आप मुझे मेल कर सकते हो। आई विल सेंड यू कि कैसे आया। मैथ्स वाले तो कर ही सकते हैं, बट फिर भी अगर नहीं हो सॉल्व तो आप मुझे मेल करें, मैं आपको सॉल्यूशन भेजूंगा, क्योंकि यहाँ फिर टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। एनीवे, तो ये एंगल 120 डिग्री है हेक्सागन में, एंड दिस एंगल इज 60 डिग्री एंड दिस एंगल इज 30 डिग्री, राइट। तो पहले ये वाला चार्ज देखते हैं। ये वाला चार्ज यहाँ जो फोर्स लगाएगा वो नीचे की तरफ लगाएगा, फोर्स F। ये वाला चार्ज अगेन फोर्स F लगाएगा, ठीक है। अब ये F और ये एंगल इनके बीच में कितना होगा, 120 डिग्री। ये एंगल 120 डिग्री है। तुम्हें मैंने बेसिक्स बताए थे कुछ वेक्टर्स के फर्स्ट लेक्चर में, इसकी डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है उसका, आप दोबारा देखना। फोर्स F एंगल 120 डिग्री, तो इसका रिजल्ट आएगा F, इसका रिजल्ट F आएगा, इन दोनों का रिजल्ट, ठीक है। वो उसमें मैंने प्रूफ बताया तुम्हें कैसे आया। देन अगला ये है, देखो ये वाला चार्ज इस पर जो रिपल्सिव फोर्स लगाएगा F/3। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस कितना है, √3r। इसमें डालो डिस्टेंस, √3r डालोगे, √3r का स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, F/3, राइट। F/3 आ जाएगा, √3r का स्क्वायर, राइट। ये भी F/3, ये भी फोर्स कितनी लगाएगा, F/3। और व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम, द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री। फिर से याद होगा वेक्टर्स के लेक्चर में, फोर्स F एंगल 60 डिग्री, तो रिजल्ट क्या आता था, √3f। तो √3f, तो इट मींस इन दोनों का रिजल्ट होगा दिस, ये रिजल्ट आएगा √3f/3, यानी एक तो। अब तीसरी फोर्स, अब इन दोनों की वजह से भी आ गई ना फोर्स, ये इसकी वजह से थी, है ना, इसकी वजह से भी आ गई, इसकी वजह से। अब एक बच गया सिर्फ, इसकी वजह से फोर्स नीचे की तरफ। अगेन डिस्टेंस कितना, 2r, यहां मैं 2r डालूंगा, 2r का स्क्वायर यानी 4, यानी ये फोर्स कितनी होगी, F/4। तो हमारे पास तीन फोर्सेस हैं, F, दिस, तो हमारा नेट रिजल्ट कितना आएगा, F प्लस √3f/3 प्लस अगला क्या है, F/4। तो मतलब अब मैं इसको ऐड कर दूं, ये दोनों तो ऐड किए जा सकते हैं, 5f/4 प्लस f/√3, यहां से काट सकते हैं, तो 5/4 प्लस 1/√3 into f, so that is your answer। ये तुम्हारा आंसर आया। समझ आया सबको? मैंने बताया अगर किसी को 2r, √3r ये कैसे निकाला है, मैथमेटिकल पार्ट है, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, आई विल सेंड यू द सॉल्यूशन। ओके, नाउ आज हम लोग स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे जो कुछ क्वेश्चंस हैं, पर्टिकुलर हम लोग उन्हीं क्वेश्चंस को ज्यादा डिस्कस करेंगे जो जिनके चांसेस ज्यादा हैं आने के। एक बात बता दूं, जो स्टूडेंट सिर्फ बोर्ड की तैयारी करना चाहते हैं, जो नहीं करना चाहते ज़्यादा न्यूमेरिकल, तो वो ये लेक्चर छोड़ भी सकते हैं, बट फिर भी पढ़ लो थोड़ा सा, शायद कुछ समझ ही आ जाए।
बट जिन्होंने जेई मेन, नीट, मेडिकल में जो एग्जाम्स हैं, एम्स, उसकी तैयारी करनी है, वो ये लेक्चर बहुत अच्छे से देखना, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे डिस्कस। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले तुम्हें याद होगा हमने एक आर्टिकल पढ़ा था पिछले लेक्चर में, ये वाला, मैं इसको एल ले लेता हूं, ये एंगल थीटा, ये चार्जेस हमने बात की थी फोर्सेस जब इक्विलिब्रियम में होंगी तो चार्ज का मैंने बोला था एक रिलेशन जो तुम्हें याद रखना है। क्या था वो रिलेशन? पॉज करो और अपने आप सोचो कौन क्या फॉर्मूला था, याद रखने को बोला था। Q square is equal to 16 pi epsilon naught mg sin square theta tan theta। मैंने बोला था ये फॉर्मूला याद रख लेना, बार बार प्रूफ करने की जरूरत नहीं है इसको। तो इसी के ऊपर अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जो कि एग्जाम में, डिफरेंट एग्जाम में आए हैं। और अब मैं बताता हूं, जैसे अभी एक क्वेश्चन में पढ़ता हूं, क्वेश्चन जस्ट चेक का क्वेश्चन है, two identical charged bodies are suspended by two strings of equal length. The string make an angle 30 degree with each other. When suspended in a liquid of density 0.8, the angle remain the same. The density of the material is this. Dielectric constant हमें निकालना है। देखो स्टूडेंट, एक सिंपल सी बात है, यहां पर इन्होंने क्या बोला है कि हमने यही apparatus है, फिर हमने क्या किया, उसको किसी मीडियम में डाल दिया, इस पूरे apparatus को मीडियम में डाल दिया। तो मैंने पिछले में भी बताया था क्या क्या चीजें इसमें चेंज करेंगे, सब कंडीशन सेम है अभी तक। इसमें एंगल 30 डिग्री भी दे रखा है, वैसे तो वैसे ही दिया हुआ है। कई बार स्टूडेंट सोचता है यार ये 30 डिग्री दिया हुआ है, इसको कहाँ यूज करें हम, तो भाई जरूरी नहीं होता कि ये जरूर हमने यूज ही करने हैं। अब इसमें बोला है इसको पानी में डाला या व्हाटएवर डाइलेक्ट्रिक में डाला, जिस लिक्विड में डाला जिसकी डेंसिटी हमें दी हुई है, पानी नहीं है, पानी की डेंसिटी 1 ग्राम के करीब होती है। तो अब क्या फर्क आएगा, तो हम इसमें अब देखेंगे। फिजिक्स में देखो, सबसे पहले तुम्हें ये देखना है क्या चीजें कांस्टेंट है, क्या चीजें कांस्टेंट है, ये हमें देखना है। तो अब क्या चीजें कांस्टेंट है इसमें देखें। सबसे पहले अब सारी चीजें इक्विलिब्रियम में, ये इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। क्या क्या चीजें वेरिएबल है, ये चीज वेरी कर जाएगी क्योंकि पानी के अंदर डालेंगे तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा। और क्या होगा, ये चीज जी, याद है ना तुम्हें, मैंने बोला था अगर किसी भी मीडियम में बॉडी को डालेंगे, पानी में डालेंगे, तो बॉइंट फोर्स की वजह से G1 माइनस डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ बॉडी, राइट, G डैश, मतलब नया जो G हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे इसको, ठीक है। और ये कब लिखेंगे, इसकी भी कंडीशन बताई थी, ये तब लिखेंगे जब बॉडी सॉलिड होगी और पूरी की पूरी पानी के अंदर, तब तुमने कुछ नहीं सोचना, 1 माइनस डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ बॉडी इनटू G सीधे डाल देना। तो ये चेंज होगा, बट ना तो ये चेंज होगा, ना ये भी चेंज नहीं होगा, ये भी चेंज नहीं होगा, ये चेंज नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। इसका मतलब क्या क्या रह गया, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इसका मतलब बाकी क्या रह गया, एप्सिलॉन नॉट G इज कांस्टेंट। आई कैन राइट लाइक दिस, एप्सिलॉन नॉट G इज कांस्टेंट। अब हमें पता है जब इसको मीडियम में डाल दिया तो एप्सिलॉन नॉट की जगह तुम क्या लिखोगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनटू एप्सिलॉन नॉट। G की जगह क्या लिखोगे, G1 minus density of fluid upon density of body is equal to constant। constant तो सेम है। अब इसका रेशो कर लो, रेशो कर लोगे तो फॉर्मूला क्या आएगा, K1 minus density of fluid upon density of body is equal to 1। this, ठीक है। अभी तो हमने देखो ये प्रूव कर लिया फॉर्मूला, अब मैं वैल्यू डालूंगा क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना है। K is equal to 1 minus density of fluid तुम्हें दिया हुआ है 0.8, डेंसिटी ऑफ बॉडी दिया 1.6 इज इक्वल टू 1, ये कट जाएगा, 1/2 आ जाएगा, 1 माइनस 1/2 उधर चला जाएगा, k की वैल्यू 2 आ गई। सो आंसर विल बी k इज इक्वल टू 2। अब तुम खुद सोचो, वैसे तो मैंने ये पूरा सॉल्व किया, कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा, लेकिन कंपटीशन एग्जाम्स में हमें क्या करना है, ये सब वैल्यूज याद रखनी चाहिए। ये चीज याद रखो, जब पता है इस तरह का न्यूमेरिकल है सीधा ही अप्लाई करना। आप कौन उसको लिखेगा देन आगे सॉल्व करेगा, तो ये चीजें ग्रीन पेन से लिख लिया करो अपनी कॉपी में। उससे क्या होगा, ये ध्यान रहेगा जब भी तुमने न्यूमेरिकल देखना है, एक बार देख लो इसको कि ये ऐसे ही लिखना है और देन सॉल्व इट, क्योंकि उससे टाइम सेव होगा। तुम्हें क्या लगता है, जो स्टूडेंट्स 360 बाय 360 या 720 का पेपर है 700 लेके जाते हैं, तुम्हें क्या लगता है पूरा सॉल्व करते हैं? पूरा सॉल्व करोगे तो इसमें तो टाइम ही बहुत यूज हो जाएगा। तो हमें कुछ एक ये चीजें याद रखनी पड़ेंगी।
राइट? मैं रट्टा मारने को नहीं बोल रहा, अभी तुम्हारे पास टाइम है इसको सॉल्व करने का। अब मैं तुम्हें दूसरा न्यूमेरिकल बताता हूं जो इसी फॉर्मूले से हम सॉल्व करेंगे। देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल अगर हम देखें इसमें, नेक्स्ट इज ये जो पिछला वाला न्यूमेरिकल था वो हमारा न्यूमेरिकल AIEEE 2010 में आया था। AIEEE 2010 पहले जेई मेन, अब जेई मेन है जो कि। अब अगला देखते हैं। देखो, टू आइडेंटिकल चार्ज बॉडीज पेयर्स सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट by two massless string of length L are initially displaced d apart. d की वैल्यू देखा है तुमने, d is very very less than L. Because of mutual propulsion the charge begin to leak spheres at constant rate. ये important point है. As a result charge approaches towards each other with velocity v, then function distance x between them. तो देखो स्टूडेंट्स, ये तुमने जो क्वेश्चन अब पढ़ा, ये क्वेश्चन पहले तो आया था जेई मेन में, यानी AIEEE की बात है जब, आई थिंक 2011 में, एंड देन वो क्वेश्चन आया नीट 2016। अब मेडिकल वाले सोचते हैं यार फंक्शन का क्वेश्चन हमें तो आ ही नहीं सकता। अब तुम खुद सोचो, सेम क्वेश्चन रिपीट कर गया। तो इसलिए खासकर मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रीवियस ईयर जेई मेन के क्वेश्चन, जेई एडवांस के क्वेश्चन जो आए हुए हैं उनको जरूर सॉल्व करें, उनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। सेम टू सेम कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन मैं कह सकता हूं हर साल कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आते हैं। अगर आपको आंसर याद होगा ऐसे क्वेश्चन का तो बहुत जल्दी सॉल्व करोगे, अदरवाइज थोड़ा टाइम तो लग ही सकता है। अब मैं तभी तुम्हें बताया कि कब कब आया। तो देखो अब इस क्वेश्चन में सबसे पहली बात बोली गई लीकेज ऑफ चार्ज, मतलब इसमें हम देखें ये डिस्टेंस ले लेते हैं यहां पर। सपोज दिस डिस्टेंस इज x, है ना, इन्होंने डिस्टेंस दिया हुआ है ना, क्वेश्चन में तुम्हें नहीं दिया हुआ। चलो हम सपोज कर लेते हैं फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x बिटवीन देम दिया हुआ है इसमें। अब ये x दे दिया इन्होंने, राइट? अब क्वेश्चन है हमें x दिया हुआ है और सोचना ये है चार्ज लीक कर रहा है और रिजल्ट चार्जेस अप्रोचेस ईच अदर विद वेलोसिटी v। ऑब्वियसली बात है जब चार्ज लीक करेगा चार्जेस चेंज होंगी तो ऑब्वियसली डिस्टेंस भी लीक होगा, फोर्स भी चेंज होगी, है ना। पहले बैलेंस जो कर रही थी फोर्स, अब वो ना रहकर कुछ और फोर्स होगी तो ऑब्वियसली ये क्लोज आने की कोशिश करेगा, वो हमें बताना है। तो इसका मतलब एक तो मुझे इस चीज की रिक्वायरमेंट है, कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट लेंथ है, कांस्टेंट। अब इसी फॉर्मूले को अगर मैं देखूं फिर से तो कौन कौन सी चीजें हैं जो वेरिएबल है जो मुझे चाहिए। चार्ज चेंज कर रहा है ना, ये मुझे चाहिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि चेंज नहीं हो रहा मीडियम। फिर से mg का कोई जरूरत नहीं, क्यों? क्योंकि चेंज नहीं हो रहा। हाँ, साइन थीटा टेन थीटा इस ट्रायंगल के हिसाब से एंगल तो चेंज होगा ना, ऑब्वियस सी बात है, खुद सोचो एंगल चेंज होगा। तो मैं क्या लिख लेता हूं इसको, q स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा टेन थीटा, प्रोपोर्शनल लिख लेते हैं, प्रोपोर्शनलिटी। अब कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, ये सारा साथ में लेके चलते रहते हैं पूरे टाइम। अरे भाई क्यों करना है, ऑब्जेक्टिव में जब सॉल्व करना है, इवन सब्जेक्टिव में भी तुम अप्लाई कर सकते हो, लिख लो ना इसको, सीधा ये फॉर्मूला लिखो, प्रोपोर्शनलिटी लिखो, कांस्टेंट वगैरह 1/2 वगैरह, बहुत मजा आता है क्या बार बार लिखने में, क्या जरूरत है उसको लिखने की। तो आप q स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू इसको ऐसे लिख सकते हो। अब हमें क्या चीज कांस्टेंट दी थी, हमें कांस्टेंट दिया था dq बाय मतलब रेट dq बाय dt इज कांस्टेंट, ये हमें दिया हुआ था, राइट। dq बाय dt कांस्टेंट दिया हुआ है, लिखा हुआ ना, कांस्टेंट रेट से चार्ज लीक कर रहा है dq बाय dt, यानी डिक्रीज कर रहा है एक तरह से। तो अब मुझे पहला काम क्या करना चाहिए, पहला तो मुझे ये काम करना चाहिए, मुझे x लेके आना है, l मुझे पता है, तो अब इनको रिलेट करना है। अब ये डिस्टेंस ले लेते हैं हम y। एक बात समझ लो, क्या ये y डिस्टेंस चेंज होगा? नहीं, ये तो y की डिस्टेंस यहां से था ना। तो अब मैं इसमें वैल्यू डालूं, क्या होगा? अब पहले वैल्यू डालते हैं, q स्क्वायर इज इक्वल टू sin थीटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin थीटा। तो अगर हम sin थीटा की वैल्यू लेंगे इस ट्रायंगल में, देखो sin थीटा, इस ट्रायंगल में sin थीटा इज दिस वन, यानी x/2 अपॉन y, यानी x/2 अपॉन y। इसका y गलत लिख दिया यार, बताता भी नहीं कोई, कैसे बताओगे? x/2 अपॉन l, x/2 अपॉन l का होल स्क्वायर। tan थीटा किसके इक्वल है इस ट्रायंगल में? x/2 अपॉन y, राइट। बट अब मुझे पता है y कांस्टेंट है, l कांस्टेंट है, ये सब तो कांस्टेंट है, तो q स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू x क्यूब, राइट।
कई स्टूडेंट्स का मन कर रहा होगा सर इसको भी खोल के मल्टीप्लाई कर ले, भाई छोड़ दो उसको वहीं पर। अभी हम सिर्फ प्रोपोर्शनैलिटी निकालनी है जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाली थी हमने। तो अब क्या होगा ये q is proportional to x raised to power 3/2। मैंने ऐसा क्यों लिखा q is proportional to l by, क्योंकि मुझे डिफरेंशिएशन करनी है। करने को तो मैं यहाँ भी कर सकता था बट इट्स मोर इजी कि इसको इसकी पावर्स हटा दो, dq by dt कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि, ठीक है। अब ये आ गया हमारे पास दिस वन। अब मैं इसकी डिफरेंशिएशन करूंगा q is proportional to x raised to power 3/2 dq by dt is proportional to इसकी डिफरेंशिएशन 3/2 x raised to power 3/2 minus 1 और x की फिर से यानी dx by dt। अब यहां पर मैंने एक स्टेप किया है, जब हम x की डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करते हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम्हारा यहीं तक आना था। लेकिन अगर किसी और वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dx by dt यानी जिसके रिस्पेक्ट में हम करेंगे, जैसे इस केस में किया तो उसको जरूर लिखना है। अगर फिर भी कंफ्यूजन है मैं इसको प्रूव भी कर देता हूं। कई बार स्टूडेंट सोचता है सर ऐसे कैसे हो गया, तो dq बाय मैं x के रिस्पेक्ट में कर देता हूं। देखो dq बाय dx इज इक्वल प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया 3/2 x रेज़ टू पावर 3/2 माइनस 1, ठीक है यहां तक। अब मैं क्या करूंगा dq इज प्रोपोर्शनल टू 3/2 x रेज़ टू पावर 3/2 माइनस 1 dx को उधर ले गया, dt से दोनों साइड डिवाइड कर देता हूं। देखो सेम आ गया ना, ये और ये सेम है। आगे से क्या याद रखना है, जब हम किसी और वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो बस dx by dt ये बस एक्स्ट्रा आ जाएगा। क्यों आया ये मैंने बता दिया इसमें। नाउ अब क्या होगा, dq by dt तो कांस्टेंट है, राइट? इसको तो मैं कांस्टेंट लिख सकता हूं, प्रोपोर्शनल 3/2 x रेज़ टू पावर 1/2 3/2 माइनस 1 x रेज़ टू पावर 1/2 dx by dt क्या बन गया, वेलोसिटी, राइट? dx by dt वेलोसिटी हो गया। वैसे मैं तुम्हें एक बार बता दूं, क्योंकि दे आर अप्रोचिंग, इसको मैंने लिख दिया वेलोसिटी। अब मुझे ये सब तो कांस्टेंट है तो v इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन x रेज़ टू पावर 1/2। बस हो गया सॉल्व, खत्म क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, देखो वेलोसिटी का रिलेशन निकालना था इसके साथ, वो निकल गया हमारा, यही क्वेश्चन था। अब अगर ये किया होगा, याद होगा जिन स्टूडेंट को, वो तो 1 मिनट में कर लेगा, लेकिन जिन्होंने नहीं प्रैक्टिस किया होगा तो उसको ये, अब खुद सोचो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, अगर ये नया क्वेश्चन आता है सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा सोचो। कम से कम नहीं तो मैं मानता हूं 3 मिनट तो लगेंगे, 3 या 4 मिनट या ज्यादा भी लग सकते हैं। मेडिकल वालों को तो बहुत ज्यादा लग सकते हैं। तो इसलिए स्टूडेंट्स कुछ बातें ये ध्यान रखनी है आप लोगों ने, ठीक है। अभी मैं एक क्वेश्चन और करवाता हूं जो मेडिकल में आया था, मेडिकल में भी अच्छा क्वेश्चन आया था, वो हम फिर से करते हैं। और वो क्वेश्चन क्या था, लेट मी चेक, स्क्रीन पे आपके आ रहा होगा डायग्राम। तो two pit balls carrying equal charge suspended by string of equal length, the equilibrium separation is r. Now the strings are rigidly clamped at half the height, the equilibrium position between them is now is। देखो अब इस केस में क्वेश्चन कुछ इस तरह से हुआ, ये चार्जेस और अब ये ऐसे हुआ, ऐसे ये y था ना, इसको एंगल थीटा ले लेता हूं एक बार, ये y/2 हुआ और ये r' बन गया, ये r है। अभी देखो अब इस क्वेश्चन में फिर से मैंने पहला बात क्या बोली थी, फॉर्मूला याद है ना, 16 पाई एप्सिलॉन नॉट mg sin स्क्वायर थीटा tan थीटा। अब मुझे देखना है क्या क्या चीजें सेम हैं, क्योंकि यहां पर अगर हम कहें इक्विलिब्रियम पोजीशन तो है, इसलिए फॉर्मूला तो अप्लाई करेंगे हम, बट पॉइंट इज कौन कौन सी चीज वेरी करेगी। ये चीज वेरी कर रही है, y वेरी कर रहा है, राइट, r वेरी कर रहा है, वैसे ये r/2 है यहाँ पर, ठीक है। लेंथ वेरी नहीं कर रही, इसमें भी लेंथ l है। तो अब मुझे कहां से देखो कौन कौन सी चीजें, इसको नहीं लेना, इस पूरे को ही नहीं लेना, इन दोनों को ही लेना है सिर्फ। तो इसका मतलब मैं क्या लिखूंगा, sin स्क्वायर थीटा इनटू tan थीटा इज कांस्टेंट, ऐसे लिख लिया। अब sin थीटा की वैल्यू इसमें से डालेंगे, क्या होगी sin थीटा की वैल्यू, यहां देखें, sin थीटा इज इक्वल टू r/2 का स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर, है ना, r/2 अपॉन l होगा तो ये होगा। tan थीटा क्या होगा, दिस अपॉन दिस, यानी r/2 अपॉन y इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब वेरी क्या कर रहा है, r कर रहा है, l तो कांस्टेंट है। अब मैं इसकी प्रोपोर्शनैलिटी कैसे निकालूंगा, y, क्योंकि y हमें दिया हुआ है, जो चीज दी है ना उसको इस साइड रखा करो, जो निकालनी है उसको इस साइड रखा करो। तो बेसिकली r वेरी करेगा ना, तो मैं इसको लिखूंगा r³ इज प्रोपोर्शनल टू y, राइट। नाउ r³ इज प्रोपोर्शनल टू y, इसको
क्या लिख सकते हैं, r इज प्रोपोर्शनल टू y रेज टू पावर 1/3, राइट। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी बन गई। अब किसको चेंज करोगे, हम y को चेंज करेंगे और r डैश हमें निकालना है। चाहो तो इसको 2 बार लिख लो, कई बार ऐसे भी लिख लेते हैं स्टूडेंट, r डैश प्रोपोर्शनल टू y/2 रेज टू पावर 1/3, फिर इसकी रेशो कर लो, ठीक है। r डैश बाय r इज इक्वल टू 1/2 रेज टू पावर 1/3, या कई बार इस फॉर्म में भी दे देते हैं, क्यूब रूट ऑफ दिस, राइट। तो चाहे ऐसे कर लो, या अगर सीधा करना है तो पता है y अगर 1/2 हुआ तो हमारा क्या होगा, 1/2 का क्यूब रूट, नया जो r डैश होगा। ऐसा भी सोच सकते हो, नहीं तो ऐसे कर लो यार, तुम्हारी मर्जी है। तो ये था, तुमने देखा एक ही ये फॉर्मूले से 3 न्यूमेरिकल सॉल्व हुए, और तुम्हें पता है रैंक डिसाइडर यही क्वेश्चंस बन जाते हैं, बाकी तो सबको ही आते होते हैं। अब कई क्वेश्चन तो बहुत ही आसान आए हैं, अभी हम डिस्कस करते हैं कुछ आसान क्वेश्चन भी। तुम सोचोगे मुश्किल ही मुश्किल किए जा रहे हैं डिस्कस, तो नीट का एक क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूं तुमसे। नीट में एक क्वेश्चन जो आया था, मतलब अच्छा क्वेश्चन था वो भी, बेसिकली ये थोड़ा आसान क्वेश्चन है, राइट। हाँ देखते हैं क्वेश्चन कहाँ चला गया। ओके, वैसे मुझे ध्यान ही है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि 2 चार्जेस हैं, इन्होंने बोला इसके बीच में फोर्स F है। नीट 2019 में था ये क्वेश्चन, और नीट 2019, रुको मैं आपको बताता हूं, बुक से ही चेक करके बताते हैं। वैसे आपकी जो बुक है इसमें पीछे क्वेश्चंस दिए हुए हैं काफी सारे, और आप चाहो तो इसके प्रीवियस ईयर्स कर सकते हैं, क्योंकि लेटेस्ट ईयर का क्वेश्चन हम जरूर देखेंगे। क्या है लेटेस्ट ईयर के क्वेश्चंस, जस्ट अ मिनट। नीट 2019, सो इट वाज ऑन पेज नंबर 120, पेज नंबर 120 आपके अगर पास बुक है, एंड इट्स क्वेश्चन नंबर 21 हो चुका है शायद, एनीवे क्वेश्चन नंबर 42 है ये क्वेश्चन, 122 पेज नंबर एंड क्वेश्चन नंबर 42। सो नीट 2019 में बहुत सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, चार्ज Q और एक चार्ज है -Q, राइट। हमने इस पे से 25% चार्ज, इन दोनों के बीच में पहले फोर्स है F मतलब kq²/r², लाइक दिस, एंड 25% चार्ज इस पर शिफ्ट किया तो नई फोर्स क्या होगी, तो यहां पर 25% मींस q/4, 25/100 q/4, q/4 हमने क्या किया, ट्रांसफर कर दिया। यहां अगर ट्रांसफर करेंगे तो यहां क्या हो जाएगा, q - q/4, और यहां क्या हो जाएगा, -q + q/4। ये कितना बन गया, 3q/4। ये कितना हो गया, -3q/4। अब बतानी है फोर्स कितनी है, तो देखो इन दोनों का प्रोडक्ट ही होगा ना, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा। जब दोनों का प्रोडक्ट करेंगे हम तो क्या आएगा, देखो, अच्छा ये अट्रैक्टिव फोर्स है, ये मत सोचना माइनस में आना था, यार माइनस में लगा सकते हो तुम, तो इसमें क्या आ जाएगा, 9/4F। तो आंसर इज 9। कितना आसान क्वेश्चन आया था, चार्जेस करी, अब ये हमारे पास आंसर आ गया 9/4Q, राइट। तो आसान क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसा नहीं कि मुश्किल ही क्वेश्चन आते हैं, ये मत सोच के जाओ, बट ये है तैयारी हमारी हर तरह से होनी चाहिए, करेक्ट। अब हम एक और अच्छा क्वेश्चन करेंगे डिस्कस, जो कि काफी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम भी होगी। क्वेश्चन है आपके सामने, एंड द क्वेश्चन इज an infinite number of charges each equal to 4 microcoulomb are placed on x-axis 1 meter 2 meter 4 meter 8 meter टोटल फोर्स इसमें निकालनी है। कुछ इस तरह से देखो, मैं वैल्यू नहीं डालूंगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट बताऊंगा, वैल्यू खुद डालना ताकि तुम्हें पता लगे। ये 2 मीटर है, अगला, फिर अगला कहां है, 4 मीटर है। तो ये जो चार्जेस हैं, ये सारे चार्जेस इस यूनिट चार्ज पर कितनी फोर्स लगाएंगे ये हमें बताना है। ये वाला चार्ज इधर फोर्स लगाएगा, ये वाला चार्ज इधर फोर्स लगाएगा, ये भी इधर रिपल्सिव फोर्स, तो सारी फोर्सेस ऐड होंगी ना, तो इसकी वजह से नेट फोर्स अगर मैं निकालूंगा
इसकी वजह से फोर्स क्या होगी, के क्यू अपॉन 1 का स्क्वायर, प्लस दूसरा क्या होगा, के क्यू अपॉन 2 का स्क्वायर, देन तीसरा क्या होगा, के क्यू अपॉन 4 का स्क्वायर अप टू इंफिनिटी। तो मैं क्या करता हूं, के क्यू कॉमन निकाल लेता हूं, 1 अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस 1, मैं सीधा ही लिख दूं 2 का स्क्वायर प्लस 1/4 का स्क्वायर अप टू इंफिनिटी। फिर से के क्यू 1 प्लस 1/4 प्लस 1/16 अप टू इंफिनिटी। देखो स्टूडेंट, मैथ्स वाले तो फिर भी पढ़ते हैं, बट मेडिकल वाले भी समझ ले, क्योंकि ये मेडिकल में भी आया हुआ क्वेश्चन। ये बनी जीपी सीरीज। जीपी सीरीज का मतलब देख रहे हो, एक चीज मल्टीप्लाई हो रही है। क्या मल्टीप्लाई हो रही है, देखो सब में 1/4 1/4 1/16 1/64। इस चीज को बोलते हैं हम कॉमन रेशियो, आर बोलते हैं इसको, 1/4 है आर। ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म a = 1, दिस इज व्हाट, फर्स्ट टर्म। इसको क्या बोलेंगे, कॉमन रेशियो, राइट। अब इनफाइनाइट सीरीज जो होती है उसका सम का फॉर्मूला, बहुत बस तुम्हें फॉर्मूला याद रखना है, सम = a अपॉन 1 माइनस r। कैसे निकालोगे, a क्या है, फर्स्ट टर्म 1 अपॉन 1 माइनस r की वैल्यू तुम्हें दी हुई है 1 - 4। नाउ यू कैन सॉल्व इट। अच्छा, ये तो इसका सम आएगा, ये मल्टीप्लाई कर देना, के क्यू से मल्टीप्लाई जरूर कर देना इसको, जो भी तुम्हें वैल्यू दी हुई है चार्ज की, ठीक है। तो ये जीपी सीरीज, ये ध्यान रखना, क्या था मैंने बताया, ए की टर्म से मल्टीप्लिकेशन हो रही है। मैथ्स वाले पढ़ते हैं, बट मेडिकल वाले भी ध्यान रखना, बस यही आता है, ज्यादा नहीं। कई बार एपी सीरीज का भी सम आ जाता है, वो कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं तुम्हें बताता हूं। अब नेक्स्ट हम जो एक क्वेश्चन कर रहे हैं, ये एडवांस लेवल का है वैसे, और पर आ सकता है मेडिकल में भी पूछा गया है, एम्स में पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो हम इसका कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे और याद रखने का तरीका भी। देखो, दो चीजें हैं फिजिक्स में, अभी तो तुम्हारे पास टाइम है, तो तुम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। किसी को मैथमेटिकल पोर्शन में प्रॉब्लम आती है, या तुम्हें कोई डेप्थ में बात नहीं समझ आ रही और पूछना चाहते हो, आप मुझे मेल कर सकते हैं कि सर मुझे ये बात नहीं समझ आई, आप मुझे, आई विल रिवर्ट यू बैक। कुछ एक स्टूडेंट करते भी हैं, क्योंकि इसमें पूरा बताना इतना आसान नहीं होता, बट फिर भी अगर फिर भी कोई डेप्थ में जाना चाहता है वो मुझसे पूछ सकता है क्वेश्चन। एनीवे, अच्छा अब देखो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से, ये क्वेश्चन मैंने एचसी वर्मा से लिया है, और एचसी वर्मा में अच्छा क्वेश्चन है। टू पार्टिकल्स ए एंड बी ईच कैरिंग चार्ज क्यू आर हेल्ड फिक्स्ड विद अ डिस्टेंस d between them. Particle C having mass m, charge q is middle of the point line AB. If it is displaced through distance x perpendicular to x, what would be the force experience? पहले हम इस पार्ट को करेंगे, फिर अगले पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखो, वैल्यूज का ध्यान रखना, दो चार्जेस Q एंड Q और इनके बीच में डिस्टेंस है d। एक तीसरा चार्ज है जिसको मैं यहां रख लेता हूं, जो कि डिस्टेंस x पर है, लाइक दिस। स्टूडेंट ध्यान से समझना, इन चीजों को हम आगे भी यूज करेंगे। मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है। ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स, रिपल्सिव फोर्स इधर को लगाएगा, ये चार्ज इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स इधर को लगाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, मेरा वेक्टर वाला पहला लेक्चर आप देख सकते हो, जिसमें मैंने कंपोनेंट्स बनाने भी सिखाए हैं। एंगल थीटा, एंगल थीटा। अब ये फोर्स F है, इसका कंपोनेंट इधर बनेगा F cos थीटा, इधर बनेगा F sin थीटा। इसी तरह से इसका कंपोनेंट इधर बनेगा F cos थीटा, यानी ये 2F cos थीटा हो जाएगा, और ये क्या है, F sin थीटा। F sin थीटा कैंसिल हो जाएगा, राइट। 2F cos थीटा आ गया, नेट फोर्स इसके ऊपर 2F cos थीटा लग रही है, राइट। तुम्हें पता है, अब ये 2F cos थीटा लग रही है, मैं इसको लिखता हूं, ये डिस्टेंस दी ली है तो इसको मैं d/2 लूंगा, ये x है, ये d/2 है, तो ये क्या होगा, x² प्लस d/2 का स्क्वायर का अंडर रूट, पाइथागोरस थ्योरम लगाकर। तो मुझसे पूछा जाए व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन इट, फोर्स नेट, तो दैट इज इक्वल टू 2F cos थीटा। व्हाट इज 2F cos थीटा, 2F क्या है, इन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स, क्या है इन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स, KQQ अपॉन डिस्टेंस r², ये x² प्लस d/2 का होल स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। तो मैं इसमें वैल्यू डालूंगा KQQ अपॉन x² प्लस d/2 का होल स्क्वायर।
into cos theta. What is cos theta in this triangle? Cos theta is x upon, this is cos theta, x upon this, यानी x square plus d by 2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, राइट। यहां से हम फोर्स निकाल लेंगे, फोर्स आ जाएगी 2qq into x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस d by 2 का होल स्क्वायर का रेज टू पावर 3 by 2। सो दिस इज योर नेट फोर्स। स्टूडेंट अब इसमें क्वेश्चन क्या आता है, ये तो चलो नेट फोर्स निकाल लीजिए, इसका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट अगर आप देखो, इसका सेकंड पार्ट है assuming x is less, very very less than d, show that force is proportional to x। कहने का मतलब अगर ये फोर्स, ये x जो है बेसिकली बहुत कम हो, x is very small, तो फर्स्ट पार्ट क्या हम क्या कहेंगे, x is very small, तो क्या होगा अगर x बहुत स्मॉल हो, तो अगर x बहुत स्मॉल होगा तो तुम मतलब अगर ये स्मॉल होगा तो निगलेक्ट कर सकते हैं ना इसको, और अगर हम इसको निगलेक्ट कर दें तो ये इक्वेशन क्या बन जाती है, तो फोर्स आ जाएगी, फोर्स नेट इज इक्वल टू 2kqq x अपॉन, ये तो निगलेक्ट हो गया क्योंकि ये ज्यादा था, d by 2 का होल स्क्वायर हटा दूं, q भी आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा। अब हमारे पास ये आ गया, तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू x, ये तो सही बात है, सही आ गया, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू x। अब अगला क्वेश्चन इन्होंने पूछा है क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अरे भाई कहां से होगा, सिंपल हार्मोनिक की क्या कंडीशन है हमारी, फोर्स शुड बी प्रोपोर्शनल टू माइनस x, या मैं फोर्स को ऐसे भी लिख सकता हूं माइनस m ओमेगा स्क्वायर x प्लस 1 की बुक थोड़ा सा देख लेना, वहां पर हमारा ऐसा दिया हुआ था, फोर्स इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x, तो यहां माइनस तो है नहीं, तो ये सिंपल हार्मोनिक नहीं है अभी। और वैसे भी देखो ना, फोर्स लगेगी तो ऊपर ही ऊपर चलता रहेगा, कहां से बैलेंस होगा। अब कंडीशन क्या है कि ये सिंपल हार्मोनिक बन जाए, तो मैं यहां चार्ज माइनस लगा देता हूं। अगर ये चार्ज नेगेटिव हो जाए तो क्या होगा, ये अट्रैक्ट होगा, ये फोर्सेस रिवर्स हो जाएंगी, राइट, ये फोर्सेस रिवर्स हो जाएंगी कि इसकी तरफ आना शुरू हो जाएगा, और जब वो इसकी तरफ आना शुरू हो जाएगा, यहां जब पहुंचेगा तो नेट फोर्स 0 होगी, मिडल पॉइंट, यहां पहुंचते पहुंचते इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, तो ड्यू टू इनर्शिया ये शूट करेगा पोजीशन को, फिर नीचे तक जाएगा, फिर वापस आएगा, तो ये क्या करने लग जाएगा, ऑसिलेट करने लग जाएगा। तो स्टूडेंट एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं दोबारा अच्छे से लिख दूं इसको, कि अगर मान लो क्या बोला हमने, व्हेन x इज वेरी स्मॉल एंड x शुड बी, एक तो स्मॉल होना चाहिए पहला पॉइंट, और दूसरा क्या होना चाहिए, q शुड बी नेगेटिव। भाई ध्यान रखना, नेगेटिव तब है जब ये दोनों पॉजिटिव है, अगर ये दोनों नेगेटिव है ये पॉजिटिव होना चाहिए, यानी अपोजिट साइन होना चाहिए, q शुड बी नेगेटिव। तो उस केस में क्या होगा, द फोर्स शुड बी इक्वल टू व्हाट, फोर्स इज इक्वल टू -2qq अपॉन d by 2 का होल क्यूब इनटू x। अब ये सिंपल हार्मोनिक की कंडीशन फुलफिल, रिस्टोरिंग फोर्स बन गई है अब ये रिस्टोरिंग फोर्स। अगर इसका टाइम पीरियड निकालना हो तो ये और ये दोनों को इक्वेट कर दो, इन दोनों को इक्वेट कर दो, यहां पर तुम्हें पता है ना ओमेगा 2 पाई बाय टाइम पीरियड, यहां से वैल्यू, पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, कहीं सोचो पूरा सॉल्व करूंगा, हमने क्या करना है, इन दोनों को बैलेंस करना है, यहां से टाइम पीरियड निकल सकता है उस सिंपल हार्मोनिक मोशन का। दूसरी बात, सेकंड पॉइंट, अगर x स्मॉल ना हो, यानी x इज रिमार्केबली, या ये कुछ और ही लिख देते हैं इसमें, x इज नॉट स्मॉल, आगे तो ज्यादा सेट बेटर, या ये तो कंपेरेबल है डिस्टेंस के साथ, तो क्या होगा, तब तो नहीं निगलेक्ट कर सकते हो इसको, तो फिर क्या होगा, पर चार्ज नेगेटिव हो, चार्ज नेगेटिव है, तो क्या होगा, अगर चार्ज नेगेटिव है लेकिन ये डिस्टेंस स्मॉल नहीं है, तो फिर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगा। सो इट इज नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन, बट ऑसिलेटरी मोशन होगा, ऑसिलेटरी मोशन होगा, ठीक है, ऑसिलेटरी भी होगा, पीरियोडिक भी होगा, बट सिंपल हार्मोनिक नहीं होगा, ये ध्यान रखना। ऑसिलेशन जरूर होगी, इसके पीरियड भी होगा, लेकिन क्या होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगा। स्टूडेंट बिल्कुल सेम क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, देखो, जो कि तुम्हें खुद करना है अपने आप। मैं एक और बता देता हूं क्वेश्चन,
क्या होगा, अगर एक चार्ज Q और सेंटर में रख दें चार्जर ऐसे। अब इसमें उल्टा केस है, इसमें भी पूछा जाता है फिर से, अगर इसको डिस्प्लेस हम x कर दें तो बताओ ये सिंपल हार्मोनिक होगा या नहीं होगा। तो फिर से अगर x काफी स्मॉल है और मैं इसको इधर मूव करूं, यहां लेके जाऊं, ये फोर्स ज्यादा लगाएगा और ये फोर्स कम, यानी यहां पर अगर चार्ज आ जाए इसकी वजह से फोर्स होगी F1, इसकी वजह से F2। तो ये जो फोर्स F2 है ये ज्यादा है, F1 कम है, तो ये वापस जाएगा और फिर से ऑसिलेशन करना स्टार्ट करेगा। तो देखा जाए इस केस में भी तुम फोर्स निकाल लोगे अपने आप। यहां पर ये d/2 है, ये d/2 है, यू विल कैलकुलेट, ये d/2 है, तो ये x डिस्प्लेस करोगे तो ये क्या बन जाएगा, d/2 माइनस x, ये क्या बन जाएगा, d/2 प्लस x। कुछ काम खुद भी करोगे, सब कुछ मैं तो नहीं करूंगा। तो अब फोर्स का डिफरेंस निकालोगे फिर से, क्योंकि x स्मॉल जब होगा इस केस में भी, इफ x इज स्मॉल एंड, तुम देख रहे हो यहां चार्जेस का साइन सेम होना चाहिए, साइन शुड बी सेम। तो ये क्या होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और टाइम पीरियड मैंने बताया कैसे निकालना है, यानी फोर्स प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स इस केस में आ जाएगा। लेकिन अगर x स्मॉल नहीं होगा तो क्या होगा, ऑसिलेटरी मोशन होगा, राइट। इसी तरह से अगर ये चार्ज नेगेटिव हो जाए तब नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव होगा और तुम उसको पास लेकर जाओगे तो वो अट्रैक्ट करने लग जाएगा, तब नहीं होगा। तो इसका मतलब ये दोनों क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये आए हुए हैं, एम्स में भी आया हुआ है, IIT में भी आया हुआ है, नीट में भी आ सकता है कि सिंपल हार्मोनिक है या नहीं है। तो इस चीज का तुमने ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट्स, आज तुमने देखा किस तरह से हमने क्वेश्चंस किए, इन क्वेश्चंस को ध्यान से समझो। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है आप मुझे मेल भी कर सकते हो, एंड हम नेक्स्ट लेवल जाएंगे। अब अगला जो चैप्टर, अब इसके बाद नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करेंगे। तो फिर से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा, लेकिन आप करते रहें क्वेश्चंस को। वेक्टर्स जरूर पढ़ लें, क्योंकि तुम्हें पता है वेक्टर्स की बहुत जरूरत पड़ती है। तो नीचे मैं फिर से लिंक दे रहा हूँ, नहीं तो सर्च कर लेना। वेक्टर्स वाला एक लेक्चर वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसको मैं काफी यूज कर रहा हूँ इसमें। अब जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन आ गया, तो हो सके तो +1 की बुक्स रखो अपने साथ, फॉर्मूलाज देखते रहो साथ साथ। जब तुम्हें कोई चीज आती है, जैसे सिंपल हार्मोनिक आया, तो जरूरी नहीं है यही फॉर्मूला करना है, अगर हो सके तो दूसरे फॉर्मूलाज भी देख लो, सिंपल हार्मोनिक के, काइनेटिक एनर्जी के, पोटेंशियल एनर्जी के, क्योंकि वो फिर क्या होगा, दोनों रिवाइज होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ओके। और अब आगे यहाँ तक के क्वेश्चंस आप लोगों ने अटेम्प्ट करने हैं, और जो डाउट्स होंगे वो आप मुझे भेज सकते हैं। ओके, थैंक यू।